Evening once again, everyone. Thank you so much for joining this wonderful session today. आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप सभी लोगों के लिए जो इस प्रोफेशन को संजीदगी से ले रहे हैं, जो इस प्रोफेशन को पूरी दिलचस्पी, पूरे इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं, उनके लिए प्रोफेशनल बनना बहुत अनिवार्य है। वंस यू आर अ प्रोफेशनल, आपको इन डेप्थ अपनी हर एक इन एंड आउट्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर क्या दिक्कतें आ सकती हैं और कहाँ पर क्या चैलेंजेस को हम अगर स्किलफुल हो तो उनको हम ओवरकम कर सकते हैं। एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके पास है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप हैं और नो डाउट ये जो प्लेटफॉर्म आपको जो फैसिलिटी देता है वो शायद दुनिया के बहुत ही कम प्रोफेशन या बहुत कम नौकरी पेशे के अंदर इस टाइप की काबिलियत होती है कि जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सके, जो आपको टाइम की बाउंडेशन से फ्री कर सके। तो ऐसा प्लेटफॉर्म जब आप उसको पूरी दिलचस्पी के साथ करते हैं तो डेफिनेटली उसके फ्रूट्स भी आपको मिलते हैं। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो टॉपिक है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन एक एसेंशियल पार्ट है आपके दिनचर्या का। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं और आप प्लान दिखाते हैं तो डेफिनेटली आप अनगिनत नए नए लोगों से मिलते हैं और जब आप नए लोगों से मिलते हैं तो हर एक आदमी का डिफरेंट टेम्परामेंट होता है, डिफरेंट सोच होती है, डिफरेंट तजुर्बा होता है, डिफरेंट अनुभव होता है और उसके चलते वो व्यक्ति के एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, एक अलग दृष्टिकोण होता है चीजों को देखने का। एंड इसलिए हर बार आपको एक नया सवाल मिलता है। कुछ सवाल बहुत कॉमन है बट कुछ नए सवाल भी आपको मिलते हैं। उन सवालों के अंदर उस व्यक्ति का इंटरेस्ट छुपा होता है। वहां पर आपके पास एक टास्क होता है कि आप मुझे इन सवालों के जवाब दें तो मैं संतुष्ट होकर आपकी टीम का हिस्सा बन सकता हूं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे जो लोग होते हैं वो उन सवालों को अवॉइड करते हैं या फिर उनको लगता है कि ये व्यक्ति बहाना बना रहा है, ये बेमतलब के बेतुके सवाल पूछ रहा है। तो आज हम उस पूरी साइकी को समझेंगे, उस साइकोलॉजी को, उस बैकएंड के मैकेनिज्म को समझेंगे कि किस तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर आपकी मास्टरी उस पर हो जाती है तो आपके लिए एक बेहतरीन फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे सकता है आपके बिजनेस के अंदर। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं अपनी प्रेजेंटेशन। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मास्टरी, टर्निंग डाउट इनटू ट्रस्ट एंड कन्वर्जन इनटू लीडरशिप। आज हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे हम किस तरीके से मास्टरी हासिल कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के दो आउटपुट हो सकते हैं। अगर आप बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाए तो आपकी सेल क्लोज होती है, आपके पास बिजनेस आता है। और अगर आप ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाए तो आपकी क्लोजिंग की बजाय आपको रिजेक्शन मिलता है। तो इधर यू कैन हैव क्लोज्ड सेल एंड इधर और यू कैन हैव अ ब्लंट रिजेक्शन। या तो आपको रिजेक्शन मिलेगा और या फिर आपकी सेल क्लोज होगी। अगर आपके पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की मास्टरी है तो क्लोज सेल के क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्शन क्यों मायने रखता है। बहुत क्रिस्पी सा आज का ये कॉल है, छोटा सा कॉल है और हम इन टॉपिक्स को इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन अगर उसकी इन डेप्थ जानकारी अगर आपको मिलती है तो डेफिनेटली आप एक डिफरेंट एंगल से चीजों को देखते हैं और आप प्रोफेशनल बनते हैं, आप प्रो बनते हैं। तो यहां पर ऑब्जेक्शंस क्यों मैटर करता है। ऑब्जेक्शन के जवाब देने पर ऑब्जेक्शन की वजह से ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो यकीन मानिएगा आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप बहुत अपने क्लोज सर्कल्स पे ही काम कर रहे हैं। यानी वो लोग जो बिना कुछ जाने, बिना प्रोडक्ट को जाने, बिना कंपनी को जाने, बिना प्लान को जाने केवल अपना पैसा लगा देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे लोगों के पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते क्योंकि वहां पर आपकी केवल फेस वैल्यू इन्वॉल्व होती है। तो अगर ट्रस्ट बिल्ड करना है तो उसके लिए ऑब्जेक्शन का होना जरूरी है। ये इट डेवलप लीडरशिप। हर एक ऑब्जेक्शन के बाद
आपका अपलाइन या आपके सीनियर मोस्ट लीडर जब ऑब्जेक्शंस को एड्रेस कर रहे होते हैं तो आपकी लर्निंग ऑन होती है। उनको पता हो रहा उनको पता चल रहा होता है कि एक लीडर सेकंड लेयर का तैयार हो रहा है। जब आप ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं तो आपको कुछ चीजें नई सीखने को मिलती हैं, वो आपको एक बेहतरीन लीडरशिप की तरफ लेके जाती हैं। जहां पर ऑब्जेक्शन नहीं होगा वहां पर लीडरशिप डेवलप करना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से शांत समुद्र में कोई बहुत कुशल नाविक नहीं बन सकता। कुशल नाविक बनने के लिए लहरों को चीरना पड़ता है। जहां पर उथल पुथल हो तब कोई नाव को पार करा ले, वो नाविक बड़ा है। इट इंक्रीज कन्वर्जन एंड टीम ग्रोथ। जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पॉजिटिव रूप में जाती है तो आपका कन्वर्जन बनता है और आपकी टीम में ग्रोथ आती है। एंड इसलिए ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन, दे आर रिक्वेस्ट फॉर क्लैरिटी। दोबारा बोल रहा हूं, ऑब्जेक्शंस आर नॉट रिजेक्शन, दे आर रिक्वेस्ट फॉर क्लैरिटी। आपका प्रोस्पेक्ट आपको रिजेक्शन नहीं दे रहा, वो कुछ चंद सवाल आपसे पूछ रहा है, उसको वो जो फॉग उसके ब्रेन के अंदर है उसको साफ करने की बात कर रहा है। तो ऑब्जेक्शन इज ऑलवेज रिक्वेस्ट फॉर द क्लैरिटी होता है। अच्छा, ये ऑब्जेक्शन आते क्यों है? व्हाई द ऑब्जेक्शन रेज, व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल फियर ऑब्जेक्शन? ये ज्यादातर लोग जो लीडरशिप की हम बात करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है लोगों को। तो ज्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, ऑब्जेक्शन से डर क्यों लगता है? सबसे पहला कारण फियर ऑफ रिजेक्शन। हमें ये लगता है कि यार अपोजिशन नहीं होना चाहिए, अपोजिशन होगा ना और अगर हम जवाब नहीं दे पाए तो हमें रिजेक्शन मिलेगा। तो फियर ऑफ रिजेक्शन हमेशा आपके ब्रेन को डोमिनेट करता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द लीडर्स सवालों को अनदेखा करते हैं। वो लास्ट का जो सेक्शन होता है जहां पर सवाल जवाब होते हैं उनको वो लोग जो है अवॉइड करते हैं। फियर ऑफ लूजिंग पीपल, मैं लोगों को खो दूंगा अगर मैंने जवाब दिया। इसको और हम डिटेल में समझेंगे। अगर मेरा जवाब सही नहीं लगा तो मैं शायद मेरे रिलेशन में फर्क आ जाएगा। उसके अलावा फियर ऑफ नॉट नोइंग आंसर, पता नहीं क्या सवाल पूछ ले, उसका जवाब मेरे पास ना हो। तो इन कारणों से मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग अवॉइड करते हैं ऑब्जेक्शंस को फेस करना। यानी उनके ये डर ऑब्जेक्शंस की तरफ कहीं ना कहीं उनको अवॉइड करने के लिए वो रहते हैं। नाउ, ऑब्जेक्शन आते क्यों हैं? ऑब्जेक्शन आते हैं सर, पहले कारण, ऑब्जेक्शंस आर द साइन ऑफ इंटरेस्ट। जब कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड होता है तो वो सवाल पूछता है। एक इस बात को आप समझिएगा कि अगर आपका प्रोस्पेक्ट सवाल पूछ रहा है, ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति इंटरेस्टेड है। जहां पर सवाल नहीं है, वो इंडिफरेंट, उदासीन रवैया है, वहां पर क्लोजिंग होने के चांसेस कम होते हैं या ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। उन्होंने आपने आपने पूरा प्लान दिखा दिया, उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है, ही इज एक्चुअली नॉट देयर, मेंटली वहां पर है ही नहीं। तो ऑब्जेक्शंस का मतलब यह है कि ऑब्जेक्शन साइन ऑफ इंटरेस्ट है, इस सामने वाले की दिलचस्पी आपके प्रोडक्ट, आपके कॉन्सेप्ट, आपके ऑफरिंग में है। दूसरा, नो ऑब्जेक्शन मतलब नो सीरियस थिंकिंग। तो ऑब्जेक्शन, अगर कोई व्यक्ति सीरियस नहीं है तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्शन आ रहा है इसका मतलब व्यक्ति सीरियस है। एक व्यक्ति कौन पूछेगा कि आपका प्लान चलेगा कि नहीं चलेगा? जो कहीं ना कहीं माइंड मेकअप कर रहा है कि मुझे इस प्लान के अंदर इन करना है। कोई कोई भी जो ऑब्जेक्शन वो रेज कर रहा है वो अपने फ्यूचर्स को लेकर अपने डरों का समाधान करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर नो ऑब्जेक्शन, अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो इसका मतलब सीरियस थिंकिंग नहीं है। ऑब्जेक्शन हेल्प लीडरशिप टू ग्रो। बड़ी लीडरशिप जितनी भी है वो सारे ऑब्जेक्शंस को फेस कर करके, उसका सामना करते हुए आगे बढ़े हैं। आपके पास सपोज आज आप नए आए हैं सिस्टम के अंदर, अब आप मार्केट में जब जाते हैं, आपको एक लेवल पे ट्रेन कर लिया गया है, आप मार्केट में जाते हैं, आपको चंद सवालों के बारे में बता दिया गया है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। नाउ जब आप मार्केट में जाते हैं, आपने जो सीखा उससे आउट ऑफ सिलेबस एक सवाल पूछा जाता है। अब ये सवाल का जवाब आपके पास नहीं था, आपने उस ऑब्जेक्शन को टैक्टफुली हैंडल नहीं किया, इसलिए आपको रिजेक्शन मिल गया। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपने अपलाइन या सीनियर मोस्ट अथॉरिटीज के साथ बैठकर उस आंसर को हासिल कर सकते हैं
और अब आपका लेवल ऑफ विजडम, आपकी सोच, आपकी समझ, आपके प्रोडक्ट की नॉलेज में इजाफा होगा। अगर आपके सिलेबस के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो आप उनका आंसर करेंगे, और अगर नहीं पूछे जा रहे हैं, आपने द बेस्ट कोशिश किया कि यही सवाल मार्केट में हो सकते हैं, 11 सवाल आपने उनका आंसर आपके पास है, लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो भांति भांति के लोग मिलते हैं, पता चलता है कि सवाल तो 11 में से कोई उसने पूछा है, उसने 12वां सवाल पूछा। तो ये आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर लेके जाता है, आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, बाकी चीजों में इजाफा होता है। तो इसलिए ऑब्जेक्शंस का होना अनिवार्य है आपकी ग्रोथ के लिए। एवरी ऑब्जेक्शन हैंडल्ड विद पेशेंस इंक्रीज बिलीफ एंड कनेक्शन। जो भी ऑब्जेक्शंस को आप तसल्ली बख्श, अगर आप पेशेंस के साथ ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं तो वो एक दृढ़ विश्वास पैदा करता है आपके गेस्ट, आपके प्रोस्पेक्ट के अंदर, और एक बेहतरीन कनेक्शन, एक बेहतरीन रिलेशन आप उसके साथ बिल्डअप कर पाते हैं। तो इसलिए ऑब्जेक्शन का होना जरूरी है। एंड बेस्ट पार्ट ये है, एवरेज आदमी जो है वो ऑब्जेक्शन को अवॉइड करेगा, लेकिन जो सशक्त लीडर है वो ऑब्जेक्शंस में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। दिस इज द राइट टाइम, ये टाइम है। अगर आपके पास उसका जवाब नहीं है तो आप ये बोल सकते हैं, एट द मोमेंट मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं है, बट मैं आई विल गेट बैक टू यू, मैं आपसे दोबारा मिलूंगा और इस सवाल का जवाब आपको दूंगा। आप अपने चैनल से उस सवाल के जवाब ले सकते हैं। तो मतलब बड़े लीडर्स जितने भी हैं वो ऑब्जेक्शंस को फेस करते हुए ही आगे बढ़े हैं, उनका वो वेलकम करते हैं ऑब्जेक्शन को, लेकिन एवरेज लोग अवॉइड करते हैं। तो अगर आप ऑब्जेक्शन को अवॉइड कर रहे हैं, अगर आप ऑब्जेक्शंस को अवॉइड करते हैं, तो समझ लीजिए आप एक एवरेज एसोसिएट हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्शंस को बोल्डली फेस करते हैं तो आपके अंदर या तो आप ऑलरेडी लीडर हैं या फिर आप लीडर बनने की राह पर चल पड़े हैं। 2 सेकंड मानिएगा। एक लीडर ऑब्जेक्शंस को इसलिए हैंडल कर पाता है क्योंकि उसके पास स्किल होती है, उसके पास अपने प्रोडक्ट का नॉलेज होता है, उसके पास सब कुछ होता है। और कोई भी व्यक्ति, आपका हर एक व्यक्ति, हर एक सस्पेक्ट आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है, बशर्ते उसको क्लैरिटी नजर आए। आप एक बात को समझिएगा, आप अपने प्रोजेक्ट को लेके सुपर एक्साइटेड हैं, सुपर एक्साइटेड, आपको लगता है आप द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। यही एक्साइटमेंट, यही उत्सुकता अगर आप सामने वाले को ट्रांसफर कर दें तो वो भी आपके प्रोडक्ट को लेके एक्साइटेड हो जाएगा। और आज आज आपका इस बिजनेस के अंदर बने रहना, टिके रहना, ग्रो करना केवल आपकी बेहतरीन दूरदर्शिता और आपके एक्साइटमेंट के कारण है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं तो वो पतली सी लेयर को आप ब्रेक करते हैं। जो एक्साइटमेंट, जो बिलीफ, जो ट्रस्ट आपका आपके प्रोजेक्ट के साथ है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जब ये लेयर बीच में से गायब होती है, सेम ट्रस्ट, सेम बिलीफ, सेम एक्साइटमेंट आपके प्रोस्पेक्ट के पास जाता है। एंड इसलिए ग्रेट लीडर हमेशा ऑब्जेक्शंस के लिए तत्पर रहते हैं। तो यहां पर आज के बाद आपने ऑब्जेक्शंस को अवॉइड नहीं करना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नोट इट डाउन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ बेबुनियादी सवाल पूछते हैं, उनका भी मैं लास्ट में आपको जवाब दूंगा। एवरी ऑब्जेक्शन हैंडल्ड विद द पेशेंस इंक्रीज बिलीफ एंड कनेक्शन। अगेन वही बात बोलूंगा कि आपका कनेक्शन, आपका रिलेशन और आपका बिलीफ बढ़ता चला जाता है, आपका खुद का भी। जब आप किसी को कोई ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं और वो संतुष्ट होता है तो डेफिनेटली आपका भी बिलीफ बनता है। अब लोग ऑब्जेक्ट करते क्यों हैं, उसमें कुछ बेसिक कारण ये देखे गए हैं कि लोगों को विश्वास नहीं होता इसलिए ऑब्जेक्ट करते हैं, अपोज इसलिए करते हैं, ऑब्जेक्शन इसलिए लेके आते हैं क्योंकि उनका बिलीफ का लेवल वैसा नहीं है जैसा कि आपका है। उनको लगता है कि क्या मुझे इस प्रोजेक्ट पे विश्वास करना चाहिए, उसका एक ऑब्जेक्शन उठेगा कि क्या आपकी कंपनी टिकेगी, क्या आपका प्रोजेक्ट लॉन्ग लास्टिंग है, क्या मेरा पैसा सेफ है। ये सारी चीजें लेक ऑफ बिलीफ की वजह से ऑब्जेक्शन आते हैं। उनके पुराने तजुर्बे थे, कुछ कुछ ऐसा हुआ उनके साथ जिनकी वजह से ये ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है। और आप में से बहुत सारे, चूंकि आप जो चीज देख रहे हैं, मैं एक चश्मा लगाता हूं, बहुत लंबे समय से चश्मा लगा रहा हूं, और यही चश्मा कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और बोलता है यार मेरी नजर कमजोर है, और मैं उसको बोलता हूं ले तू ये चश्मा पहन ले। उसने ये चश्मा पहना, वो बोलता है मुझे तो और बुरा नजर आ रहा है, पहले तो मैं बिल्कुल, अब पहले तो मैं थोड़ा बहुत दिख भी रहा था, आपके चश्मे से तो बिल्कुल ही नहीं मुझे दिख रहा है।
अब चूंकि मैं इस चश्मे को पहन के बहुत ही क्लियरली देखता हूं, तो मैं उससे इरिटेट होना शुरू हो जाता हूं। क्या पागलपन है, मैं अभी आपके सामने इस चश्मे को पहने हुए था, मुझे तो साफ नजर आ रहा था, मैं पिछले 10 साल से इस चश्मे को पहन के रखा हूं, और तुम एक पल में मुझे झुठला रहे हो। मेरे पास 10 साल का तजुर्बा है, मैंने इस चश्मे से मुझे क्लियर नजर आता है, और आप कह रहे हैं कि आपको क्लियर नहीं नजर आता। समझिए, वो दृष्टिकोण है। हर एक आदमी का डिफरेंट चश्मा है, क्योंकि हर एक आदमी की आई साइट का डिफरेंट लेवल है। तो यहां पर पुराने तजुर्बे, तो कई बार क्या होता है कि जब आपके सामने वाला एक व्यक्ति सवाल पूछता है और हमें बड़ा बचकाना सवाल लगता है, क्यों? क्योंकि हम अपने चश्मे से देख रहे होते हैं एंड वो अपने चश्मे से देख रहा होता है। हम अपना चश्मा उसको फिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड उसको वो धुंधला नजर आ रहा होता है। तो कई बार पुराने तजुर्बे एक व्यक्ति को अपोज करने के लिए, उसके इस टाइप के क्वेश्चन को रेज करने में, ऑब्जेक्शन को रेज करने में मददगार साबित होते हैं। तो पुराने तजुर्बे, आप ये समझिएगा कि आप अपने चश्मे से उसको नहीं दिखा सकते हैं, इट विल टेक टाइम। तो उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि यार नहीं, ये जो बातें कर रहे हैं ना, आई कैन नॉट बी दिस मच लकी। आप गए और आपने उसको बोला कि यार देखो, यहां पर हमारे पास दुनिया भर की टेस्टिमनीज हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, दे आर मेकिंग ग्रेट मनी, दे हैव अचीव वट एवर दे हैव बीन डिजायरिंग फॉर लाइफ। उन्होंने घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। लेकिन जिस आदमी का आप बोल रहे हैं, उसका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसको खुद को देखने का जो नजरिया है, वो उतना बड़ा नहीं है। तो वो अपोजिशन, वो उसका तजुर्बा है, उसने 40 साल में 40 साल लगातार सर्विस करने पे, बहुत कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो अभी टू व्हीलर ही मेंटेन कर पा रहा है। और आप बोल रहे हैं कि 10 महीने में आपकी टीम में एक व्यक्ति ने कार खरीद ली। वो उसके लिए, उसके उसके कॉन्फिडेंस की वजह से उसके लिए वो डाइजेस्टेबल नहीं है। तो उसका उसका कंसर्न रेस होगा, वो बोलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और आप इरिटेट हो जाते हैं, तो बोलते हैं ये सब फ्रॉड होता है भैया, ये तो ख्याली पुलाव दिखाने वाली चीजें। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने उसके प्रोस्पेक्टिव को समझना है। तो यहां पर जो बड़ा कारण होता है अपोजिशन का, ऑब्जेक्शन रेस होने का, वो एक कारण ये भी होता है कि लोगों के अंदर सेल्फ एस्टीम नहीं होता, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, और फिर फियर ऑफ चेंज। यकीन मानिएगा, चेंज इकलौती चीज है जो परमानेंट है, चेंज तो होना ही होना है। 95% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, दे आर फेमिलियर, दे आर वेल वर्स विद, जहां पर वो हैं वहीं पे रहना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू मूव। वो परिकल्पनाओं जीना चाहते हैं, लेकिन दे डोंट वांट टू मूव। उनको सब कुछ चाहिए। मान लीजिए, मैं अगर आज की बात करता हूं, वी आर इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, जहां पर आपको वो सब चीजें सिखाई जा रही है जिसके लिए लोग बाहर पे करते हैं, कॉर्पोरेट में पे करते हैं। Still, with the millions of people we are having in our community, only a few hundred people are here. इस वाले उसमें 150 लोग यहां पर मौजूद है। सोचिए, तो लोग जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, वैसे चलने दो। आपने एक कहानी सुनी होगी, एक कुत्ता सोफे में बैठे बैठे कूं 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 कर रहा है। अब कूं 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 कर रहा है, तो उसका कोई, जिस व्यक्ति का वो डॉगी है, उसके घर में कुछ मेहमान आए, तो उन्होंने बोला आपका डॉगी जो है, हम बहुत देर से नोटिस कर रहे हैं, ये कुछ उदास सा है, रोने की कोशिश कर रहा है, ये मतलब कूं कूं कर रहा है काफी टाइम से। तो जो मालिक था कुत्ते का, उसने कहा कि एक्चुअल में बात ये है, जहां पे ये बैठा हुआ है ना, वो सोफे में एक छोटा सा कील निकला हुआ है, छोटा सा कील है जो उसको चुभ रहा है। तो चुभ रहा है, तो फिर उसने बोला अरे, कील चुभ रहा है तो ये वहां से उसको हटा क्यों नहीं देते, ये उठ के दूसरी जगह क्यों नहीं बैठ जाता? बोला नहीं, इतना भी नहीं चुभ रहा, बहुत ज्यादा नहीं चुभ रहा, थोड़ा थोड़ा चुभ रहा है, तो थोड़े थोड़े में एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर लोग जो है बदलाव नहीं चाहते, इसलिए अपोज करते हैं, अपोजिशन लेके आते हैं, ऑब्जेक्शन लेके आते हैं, सो दैट उस कूं कूं करते रहेंगे, लेकिन दूसरी जगह बैठने की हिमाकत नहीं करते, उतना डेयर नहीं करते। तो लोग डरते हैं चेंज। सोशल प्रेशर होता है कई बार लोगों के साथ। अरे, मतलब एक दृष्टिकोण बना हुआ है, आई एम अ बैंकर, एंड बैंकर होने के बावजूद भी मैं ये सब मनी, चैन और मेंबर, ये सब करूंगा।
ये मेरे को मतलब सब कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लॉजिकली आपने मुझे साबित कर लिया, लेकिन बीइंग माय रेपुटेशन इन द सोसाइटी, मेरे को लगता है कि नहीं 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 नहीं, ये काम मेरे लिए नहीं है। आई एम यू नो कॉर्पोरेट गाय, मेरा बहुत बड़ा रुतबा है, मैं बड़ा चौधरी हूँ गांव का, तो मैं ये छोटा मोटा काम नहीं करूंगा, मैं मेंबर मेकिंग थोड़ी करूंगा। तो इस टाइप के अपोजिशंस आते हैं, ऑब्जेक्शन आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है हमें, आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, लिसन बिफोर यू रिप्लाई। सुनो, सबसे पहले सुनो रिप्लाई करने से पहले, और उसके लिए एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। समटाइम व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि आपका जो प्रोस्पेक्ट आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है और आप क्या कर रहे हैं, फोन में लगे हुए हैं, या फिर आप कहीं इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, या कुछ भी। एक्टिवली लिसन करना है, एक्टिवली लिसन करना है, फोकस ऑन हिम। दूसरा, पेशेंस रखना है। इरिटेशन बहुत जल्दी आता है। एक आदमी बोलता है, अरे भैया हमको मत सिखाइए, ये सब कंपनी जो है आता है जाता है भाग जाता है, अभी तो 10 ठो कंपनी भाग गया है। अब आप क्या, आप चूंकि पिछले 5 साल से एसोसिएटेड हैं, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल डिफरेंट है, आप अंदर से एक इरिटेशन होने लग जाती है। आपको फील होता है ये आदमी अपनी लाइफ में कहां पर खड़ा है, इसका ड्रेसिंग सेंस देखिए, इनका लाइफस्टाइल देखिए, इसका बाइक का हालत देखिए, टायर पूरा घिसा हुआ है, और ये बातें कर रहा है। तो आप पेशेंस खो देते हैं। आपको लगता है कि जैसे वो दबंग मूवी नहीं, दबंग मूवी में एक डायलॉग है कि अपनी पर्सनैलिटी से कुछ ज्यादा नहीं बोल दिए भैया, कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हैं। तो कई बार हम उसका पर्सनैलिटी चेक कर रहे होते हैं और हम बोल रहे होते हैं, तो हमारा हमारा पेशेंस जो है जवाब दे जाता है। तो आपने सुनना है, सुनना है, ऑब्जर्व करना है, पेशेंस के साथ सुनना है, कामनेस होनी चाहिए आपके अंदर, शांति के साथ सुनना है। नेवर फाइट विद द प्रोस्पेक्ट। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि हम लोग एक डिफरेंट एंगल में चले जाते हैं। मैंने देखा है हमारे सीनियर मोस्ट लीडर्स के साथ भी, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं, 2 बार डिस्कस करने के बाद ऐसे तलवारें निकलनी शुरू हो जाती हैं। तलवारें वो फिजिकल तलवार नहीं, बट दे गेट इन टू द आर्ग्यूमेंट, वो आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है, एंड दैट आर्ग्यूमेंट इज वर्थ नथिंग, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो बहुत बेकार है। तो नेवर फाइट, नेवर आर्ग्यू विद द प्रोस्पेक्ट। आर्ग्यूमेंट जैसे आपने किया, तो आपका ट्रस्ट जो थोड़ा बहुत आपने बनाया था प्रेजेंटेशन के दौरान, मे बी अभी तक उसके जो सवाल थे उसको कुछ क्लैरिटी चाहिए थी, आपने उस आर्ग्यूमेंट से वो डायरेक्शन ही बदल दिया, वो रूट ही चेंज हो गया। तो आर्ग्यूमेंट से बचना है। लास्ट में मैं बताऊंगा आपको आर्ग्यूमेंट से बचे। ईगो किल्स कनेक्शन, जहां पर आपने उसकी ईगो को कर लिया, ईगो को मतलब उसको बोला कि नहीं नहीं साहब आप गलत हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो आपने जो कनेक्शन आपके बीच में बिल्डअप होना था, यकीन मानिएगा, आप जिस इंडस्ट्री में हैं, ये रिलेशनशिप का इंडस्ट्री है। द बेस्ट रिलेशन यू हैव, द बेस्ट बिजनेस यू विल प्रोड्यूस। जितना अच्छा रिलेशन आपका होगा, उतने बेहतरीन पॉसिबिलिटीज आपके पास होंगी ग्रोथ की। और लोग क्या करते हैं, लोग रिलेशन को नर्चर नहीं करते और बिजनेस की एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो बिजनेस की एक्सपेक्टेशन का जो, बिजनेस तो बाय प्रोडक्ट है, बिजनेस तो बाय प्रोडक्ट है, ये तो होगा ही होगा। आपका काम अपने रिलेशन को नर्चर करना है, और जहां पर आर्ग्यूमेंट्स होती है वहां पर कहीं ना कहीं वो खटास आती है। तो ईगो क्लैश से बचना है। तीसरा, कामनेस बिल्ड लीडरशिप। आप कितने शांत हैं उससे पता चलता है कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। आपका रिमोट किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं है। बहुत सारे लीडर्स, उनको एक बार ही गुस्सा करना है, एक बात बोल दो, वो तैड़ फैड़ करके एकदम से फटने को तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब आपको ऑपरेट किया जा सकता है, यू हैव नो कंट्रोल अपॉन योर इमोशंस। तो आप चाहे कुछ भी हो जाए, शांत रहिए। जब आप शांत रहते हैं तो आप बेटर ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। आपने आर्ग्यूमेंट्स नहीं में नहीं जाना है। आर्ग्यूमेंट्स में 2 चीजें होंगी। पहली चीज, अगर आपने आर्ग्यूमेंट्स किया, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सीनियर लीडरशिप यहां पर है, आपने आर्ग्यूमेंट्स किया अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, प्रोस्पेक्ट के आर्ग्यूमेंट्स में आप जीत गए, मान लीजिए आपने अपने पॉइंट को प्रूव कर दिया, तो वो उसकी ईगो को आपने हर्ट कर दिया है,
एंड बिकॉज उसका ईगो हर्ट हो गया है, वो आपके साथ नहीं ज्वाइन करेगा। मान लीजिए अगर आप जीत गए तो ज्वाइन नहीं करेगा, आर्गुमेंट आपने जीता तो वो ज्वाइन नहीं करेगा, बिकॉज वो उसकी ईगो को आपने हर्ट किया है। अगर आप आर्गुमेंट हार गए, आप बोलते हैं चलो ठीक है सर, जीतने पे नहीं ज्वाइन करेगा, हारने पे तो ज्वाइन करेगा। अगर आप आर्गुमेंट हार गए तो वो उसका जो ईगो है ना, अगेन वो एक लूजर के साथ जुड़ना पसंद नहीं करेगा। उसको अलग ही फीड मिल जाएगा कि मेरे को तो इससे बड़ा नॉलेज है, ये क्या है मेरे सामने। तो दोनों केसेस में आपके ये लूज लूज बिन बिन सिचुएशन जैसे होती है ना, लूज लूज सिचुएशन हो जाएगा। आप दोनों केसेस में हारेंगे। अगर आपने अगर आपने आर्ग्यूमेंट किया तो आपके पास रेलिवेंट क्वेश्चन होने चाहिए। आप उनसे कुछ ऐसे फेवरेबल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे उसका ऑपोजिशन ये था, उसका ऑब्जेक्शन ये था कि दिस सॉर्ट ऑफ कंपनीज डज नॉट लास्ट फॉर 1 ईयर। ऐसा कंपनी 1 साल से ज्यादा टिकता नहीं है। ऐसे लोग फ्रॉड करते हैं, ऐसा कंपनी भाग जाता है। आपका एक पोलाइट क्वेश्चन होना चाहिए, सर आई डू एग्री विद यू, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन मैं एक सवाल छोटा सा आपसे पूछ सकता हूं। जब आप उससे बोलते हैं कि हाँ, वो आपसे बोलता है यस पूछिए, आपसे पूछ सकते हैं कि क्या मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जान सकता हूं, आपका आपका दृष्टिकोण जान सकता हूं, आपसे पूछ सकता हूं कि कंपनियां अक्सर क्यों भागती हैं। तो वो अपने आप को प्रूव करने के लिए, क्योंकि आपने बड़ा पोलाइटली पूछा, तो जो भिड़ंत आपके होने वाली थी, जो रेसिस्टेंस था दोनों के बीच में, वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो आप कुछ ऐसे रेलिवेंट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। दूसरा, क्वेश्चन इंक्रीज थिंकिंग। वो सोचेगा अभी तक क्या था, वो बोले भैया ये कंपनी भाग जाती है, ऐसी कंपनी भाग जाती है, आपके ऊपर प्रेशर डाल दिया उसने, और आप सोच रहे हैं अरे भैया हमारा कंपनी नहीं भागता, ये है वो है, आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसके पॉइंट को। लेकिन जैसे आपने उससे पूछा कि सर आपका नॉलेज, आपका तजुर्बा, आपकी पर्सनालिटी मुझे दर्शाती है कि आप बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, तो मैं एक छोटा सा जानकारी आपसे जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से कंपनियां जो भागती हैं उसके क्या कारण हो सकते हैं। अब आपने एक तो रेसिस्टेंस आपने खत्म कर दिया, जो प्रेशर था, वैक्यूम था, वो खत्म हो गया। दूसरा, आपने उसको थिंकिंग के लिए मजबूर कर दिया, अब वो सोचने लग गया। अब वो खुद ही बोलेगा सर इस वजह से भागती हैं, इस वजह से भागती हैं, इस वजह से भागती हैं, और ये सारी चीजें आपके आंसर को सपोर्ट करने वाली होंगी, क्योंकि वो सारी चीजों से आपके पास उसका आंसर है, क्योंकि आपका कंपनी पिछले 5 साल से एग्जिस्ट कर रहा है, एंड दुनिया भर की चीजें हैं जो वहां पर उसके मुंह से आप निकलवाएंगे। साथ में उसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, और आपके क्वेश्चन आंसर राउंड की बजाय ये कन्वर्सेशनल हो जाएगा, ये बातचीत जैसा फील करेगा। नाउ नाउ फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला। ओल्ड स्कूल का फॉर्मूला है, कोई नई चीज नहीं है, एंड दिस इज अल्टीमेट फॉर्मूला जो हर बार काम करता है और इस बार भी काम करेगा। ये फॉर्मूला है फील फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला। इसमें बोलते ट्रिपल एफ फॉर्मूला। फील, द फील फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला। फील फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला मेरे दोस्त ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी ऑब्जेक्शंस को बहुत सूथिंग, बड़े प्यार से, बड़े जेंटलमैन के तरीके से हर क्वेश्चन का, हर अपोजिशन का, हर ऑब्जेक्शन का आंसर आप एड्रेस कर सकते हैं, चाहे आपको उसके पास नॉलेज है या उसका बहुत सटीक आंसर आपके पास है या नहीं है। इन दैट केस आल्सो आप फील फेल्ट एंड फाउंड के फॉर्मूले को यूज करते हुए बहुत बेहतरीन एक प्रीफेस तैयार करके, एक भूमिका बांध के इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। और ये फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला कैसे काम करता है? फील मतलब एग्री करना उसके साथ। अगर उसने ये कहा कि भैया इस टाइप का कंपनी तो भाग जाता है सर, देखिए पिछले 3 साल में 5 कंपनी भाग गया है, सपोज उसका अपना एक दृष्टिकोण है। आपने फील फेल्टन फॉर्मूले को यूज करना है। फील का मतलब यह है कि आपकी जो सोच है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, आप जो अभी सोच रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं कंपनियां भाग जाती हैं,
मैं इस बात से एग्री करता हूं। फील, उसकी फीलिंग को रिगार्ड करना है, उसकी फीलिंग को ऑनर करना है। आप एब्सोल्युटली राइट बोल रहे हैं सर। उसने जो भी उसने बोला, जो भी उसने बोला, यू हैव टू बी एग्री, आपको उससे सहमत होना है। एंड वो है फील, उसकी फीलिंग को ऑनर करना है। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर, ये है फील। अब आता है फेल्ट वाला सेक्शन। फेल्ट मतलब पुराना वाला, फील फेल्ट। मैं भी ऐसे सोचता था, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी ऐसे सोचता था। फाउंड, अब आपके पास जो सोल्यूशन है उसका, वो आपने रखना है। बट सर मैंने जब इस कंपनी में मैं जुड़ा, मेरे अपलाइन के थ्रू जब मैंने इस प्लान को देखा, मैंने भी उनके सामने ये सवाल पूछा था कि इस टाइप की कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए भाग जाती हैं, लोगों को नुकसान होता है। तो उन्होंने मेरी बात से एग्री किया, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये सारे यूएसपीज हैं इस प्रोग्राम के अंदर जो किसी और के अंदर नहीं है। एंड दैट इज व्हाई दिस कंपनी पिछले 5 साल से बहुत ही वंडरफुली मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, अनगिनत लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला चुकी है। तो कोई भी सवाल आपका हो, उस सवाल का जवाब फील फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूले के साथ आपको देना चाहिए। तुरंत आपको जवाब नहीं देना है, तुरंत आपको ये नहीं बोलना है कि हमारा कंपनी ये, हमारा कंपनी वो। आपने पहले एग्री करना है उसके साथ। आप चाय पी रहे हैं, एक चाय का चुस्की आपने लिया, और फिर आपने बोला, मिस्टर मल्होत्रा, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, मैं भी ऐसे सोचता था। फिर मेरे जो सीनियर लीडर्स हैं, किसी का आप नाम ले सकते हैं, जो उनको भी जानते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, उन्होंने मुझे समझाया सर ये यूएसपी है और ये किसी भी कंपनी के पास नहीं है, दिस इज द ओनली कंपनी जो ये करती है। नाउ इस टाइप के ऑपोजिशन कैसे आते हैं, जैसे मेरे पास टाइम नहीं है, एक व्यक्ति ने बोला देखो भैया आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, अल्टीमेट है, बहुत बढ़िया, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी विद वट एवर आई एम डूइंग, जो मैं कर रहा हूं उसमें बहुत खुश हूं, और मेरे पास समय की उपलब्धता नहीं है। जब ऐसा आप उसने बोला, तो उस वहां पर आपको एक बात समझने की जरूरत है, लोगों के पास समय की कमी नहीं है, दे लेक प्रायोरिटी एंड विजन, विजन की कमी है, उनके पास प्राथमिकताओं की कमी है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बोलूं, जब एक आदमी बोल रहा है ना मेरे पास समय नहीं है, समय सभी के पास 12 घंटे हैं। और एक बात सुनिएगा, 12-24 घंटे जो भी टाइम आपको मिलता है, 12 घंटे मीन 8 घंटे का टाइम आपकी जॉब के लिए जनरली हम बोलते हैं 8 घंटे काम करता है। अगर केवल आप 24 घंटे के लिए ही एक्टिव हैं, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। आपको 24 घंटे से ऊपर काम करना पड़ेगा। आपका दिन 24 घंटे का नहीं होना चाहिए, 48 घंटे का, 72 घंटे का, 1000 घंटे का, 2000 घंटे का, 5000 घंटे का होना चाहिए। तब आप उस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे होगा? वो तब होगा, वो तब होगा जब आपके पास टीम होगी, वो तब होगा जब लोग आपके लिए काम कर रहे होंगे। तो जो आदमी ये बोलता है मेरे पास समय नहीं है, तो उसके पास समय की कमी नहीं है, उसके पास प्राथमिकताओं की कमी है। उसको अभी वो हॉरर मूवी दिख ही नहीं रही है कि उसका समय कितना कम है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्टिवली पैसे कमा रहा है, लेकिन अगर वो बीमार हो जाता तब क्या होगा? दूसरा, यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आप उससे बोल सकते हैं सर मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, मतलब वही फील वाला, कि आपकी फीलिंग की मैं कदर करता हूं, आई एम 100% एग्री विद यू। आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, समय सर किसी के पास नहीं होता। मैं भी ऐसे सोचता था, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, दिन रात काम करता था सर, 9 to 5 जॉब होती थी, और फिर उसका फैमिली ये वो लाना फलाना, आई वॉज हैविंग नो टाइम। लेकिन फिर मुझे फलाने फलाने सर के साथ जब मुलाकात हुआ, उन्होंने मुझे बताया कि वीरेंद्र, अगर आप 2 घंटे स्पेयर कर लेंगे 2 महीने तक, और अगर आपके पास एक एवरेज छोटा सा टीम बन गया, तो ये जो आज तेरे पास समय नहीं है ना, ये एक्सक्यूज तेरे को जिंदगी में कभी मिलेगा नहीं। मीन्स यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ टाइम बिकॉज पीपल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। तो 1 महीना अगर तूने काम कर लिया, तो फिर तेरा ये एक्सक्यूज है ना मेरे पास समय नहीं है, बच्चों को देने के लिए, घूमने फिरने के लिए, फैमिली को देने के लिए, रिश्तेदारों पे जाने के लिए, ये सारे एक्सक्यूजेस तेरे खत्म हो जाएंगे। यू विल हैव टाइम का फ्रीडम। अगर 1 महीने तूने
काम कर लिया, तो तू अपने टाइम की फ्रीडम के लिए क्या 1 महीने काम नहीं कर सकता? डिपेंड अपॉन आपका प्रोस्पेक्ट कैसे है, किस लेवल का रिलेशन आपका उनके साथ है। दूसरा, आई हैव नो मनी, नो मनी एट ऑल, मेरा पैसा नहीं है। अब जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठते हैं ना, पैसा नहीं है, तो उसके पीछे का साइकोलॉजी समझिए। मोस्ट सक्सेसफुल पीपल स्टार्ट बिकॉज दे नीडेड चेंज। लोग बदलाव नहीं करना चाहते, लोग एक पैटर्न पे जी रहे हैं। पैसा है, लेकिन उस पैसे को, मतलब उस पैटर्न को उन्होंने इतना अडॉप्ट कर लिया कि उसमें बदलाव करना पसंद नहीं करते हैं। और आज आप जवान हैं तब आपके पास पैसे नहीं है, आज आपकी लाइबिलिटीज कम है तब आपके पास पैसे नहीं है। कल जब आपकी गुड़िया बड़ी हो जाएगी, उसको हायर स्टडीज के लिए भेजना है, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनको हायर स्टडीज के लिए भेजना है, उनकी शादियां होनी है, आपके पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, उनका मेडिकेशन का खर्चा बढ़ेगा। जब आज आपके पास पैसा नहीं है, तो दिस इज हाई टाइम, दिस इज द राइट टाइम कि आप इस प्रोजेक्ट में जुड़े। ये प्रोजेक्ट में अगर आपने आज जुड़ लिया, तो शायद बाय द टाइम 2 3 4 5 साल के बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेंगे। तो इस लेवल पे आप बोल सकते हैं। उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, आपने बोला बिल्कुल सर आजकल पैसा है ही किसके पास। आजकल मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। देखो देश के क्या हालात हैं, सोना खरीदने के लिए, पेट्रोल खरीदने के लिए मना कर दिया गया है। कंजम्पशन और वो तो कंटिन्यूटी में है ही, खर्चे तो बराबर हैं ही। अब आजकल पैसे होते कहाँ हैं सर? मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, मैं भी ऐसे ही सोचता था। फिर मेरे अपलाइन ने मुझे कहा कि बेटा अभी तो तू जवान है, अभी तो तेरी लाइबिलिटीज कम है, और आने आने वाले समय में खर्चे बढ़ेंगे या घटेंगे। तो मैंने बोला बढ़ेंगे। तो उन्होंने बोला जब आज ही तेरी क्षतिपूर्ति नहीं हो पा रही है इतने पैसे से, तो 5 साल बाद तेरी क्या हालत होगी, क्यों तू नहीं सोच रहा है? आपने इसको डायरेक्ट नहीं बोला, बट आपने क्या बोला, आपके अपलाइन ने आपको इस तरीके से समझाया। मुझे उनकी बात समझ में आई, एंड मैंने एक मिनिमम अमाउंट $100 से स्टार्ट किया सर, एंड टुडे मेरे पास ये टीम है। उसको अपनी टेस्टिमनी दो, दैट्स इट। यानी उसने क्या बोला, मेरा पैसा नहीं है। आज पैसा नहीं है तो कल तो महंगाई और बढ़ने वाली है, कल तो रिसोर्सेज कम होने वाले हैं, कल तो आपकी एज भी बढ़ने वाली है, कल तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ने वाली है। तब पैसा कहां से आएगा जब आज नहीं है? तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। और उसको ये नहीं बोलना कि तू ऐसा करेगा, उसको क्या बोलना है कि सर मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, मैं भी ऐसे सोचता था, लेकिन हमारे एक सीनियर अपलाइन है, उन्होंने, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, उनका नाम आपने लिया, उन्होंने बोला वीरेंद्र देख, ये आज की तेरी रिक्वायरमेंट है, ये तेरा इनकम है, और जब आज तेरी ये पूर्तियां नहीं हो पा रही हैं, तो 4 साल बाद, 5 साल बाद जब बच्चे बड़े होंगे, जब बाकी लाइबिलिटीज आएंगी, तब तेरा कैसे मैनेज हो पाएगा? तो दिस इज द राइट टाइम टू वर्क। आज ही काम करना शुरू करो। तो इस तरीके से आप बोलते हैं हैंडलिंग फियर ऑफ रिजेक्शन। बोले यार मेरे से कोई जुड़ेगा नहीं भाई, मेरे से कोई नहीं जुड़ेगा भाई साहब। भाई ये मतलब प्लान व्लान तो आपका मेरे को समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे बस का नहीं है भाई, मेरे को कोई जुड़ेगा ही, मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं करेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आप एब्सोल्युटली राइट हैं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। मैं भी ऐसे सोचता था, फील फैल्ट, मैं भी ऐसे सोचता था। फिर मेरे अपलाइन ने मेरे को बोला सर एक प्रोसीजर है। मेरे अपलाइन ने मुझे बोला कि देखिए सीख के करोगे ना तो सब कुछ होगा। उन्होंने मुझसे लिस्ट बनवाई, उस लिस्ट को उन्होंने खुद कॉल किया, कुछ लोगों से हम लोग मिले, और आज मेरे पास टीम है। तो रिजेक्शन तो होता है, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज काम करता है सर, हर एक आदमी की। जैसे आप समझ पा रहे हैं इस प्रोग्राम को, और जो चैलेंजेस आपके पास है, समय का चैलेंज है, टाइम का चैलेंज है, आने वाले टाइम के खर्चों का चैलेंज है, क्या आपके सर्कल में आप इकलौते व्यक्ति हैं जिनको ये चैलेंज है, या और भी लोगों हैं? तो बोलेगा नहीं नहीं सर हैं तो हम उनके साथ ऐसे ही बैठेंगे सर, हमारे पास एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए हमारी टीम है। और इस टाइप से आप उनको बता सकते हैं कि जो रिजेक्शन है, टीच योर टीम रिजेक्शन इज नॉर्मल नॉट पर्सनल। और जब कोई व्यक्ति सर मना करता है ना सर, तो कई बार ऐसा होता है कि उसका समय नहीं होता है, इट वॉज नॉट राइट टाइम फॉर हिम। वो आपको नहीं रिजेक्ट कर रहा होता है। देर सवेर सभी लोगों को आना होगा सर। जैसे जैसे लोगों को क्लैरिटी मिलती है, वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, लेकिन एक चीज का बड़ा विशेष ध्यान रखना होता है, और वो होता है जब भी आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब ये है, हर एक वो सवाल जो प्लान के दौरान और प्लान के बाद आ रहा है, वो एक टाइप का रेसिस्टेंस है, एक टाइप का ऑब्जेक्शन है। तब आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए?
तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जो शरीर शरीर की जो लैंग्वेज है वो काम एंड रिलैक्स होनी चाहिए। नेवर बी हाइपर, हाइपर नहीं होना है। मेंटेन सॉफ्ट आई कांटेक्ट। कई बार हम बोलते आई कांटेक्ट, तो आई कांटेक्ट आंखों में नहीं घुस जाना है, मतलब आपने एग्रेशन के साथ उसको नहीं देखना है, घूरना नहीं है। तो आप आई कांटेक्ट रखें, सॉफ्ट आई कांटेक्ट रखें। उसके बाद नोट वाइल लिसनिंग, अगर वो कुछ बोल रहा है तो केवल रोबोट की तरह नहीं, उसको हाँ हूं गर्दन को हिलाना, बिल्कुल एग्री, क्योंकि आप बीच में बोल नहीं रहे तो आप गर्दन हिला के भी आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है कि आप एग्री करते हैं उसकी बातों से। तो ये सारी चीजें आपने करनी है कि एन ओपन पोस्चर। कई बार हम ऐसे बैठ जाते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा ना, हाथ खुले हों, थोड़ा इन मतलब उसकी तरफ आप लीन कर रहे हो, मतलब आगे की तरफ झुके हों आपके प्रोस्पेक्ट की तरफ। दिस कॉल्ड ओपन बॉडी लैंग्वेज, जहां पर आप एक्सेप्टेंस के लिए तैयार हैं, आप स्वीकार्यता के साथ बैठे हुए हैं। कंट्रोल योर वॉइस एंड स्पीड। आपका वॉइस, जब आप नर्वस होते हैं या तो आप बहुत तेज बोलने लगे, दर 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 दर, मतलब आप रनिंग टू फिनिश उस पैटर्न पे काम करते हैं। और या फिर आप बहुत नर्वस होके तुतलाने लगते हैं, आप हल्का बोलने लगते हैं, आपकी वॉइस डाउन हो जाती है। आपने अपनी वॉइस को कंट्रोल करना है। स्लो डाउन, लंबी सांस लें, तरीके से बात करें, कोई हपड़ा तपड़ी नहीं है, कोई मतलब यू नो जब आप बात कर रहे हैं थोड़े पॉज लें, रुकें और फिर बात करें। तो आपका वॉइस कंट्रोल परफेक्ट होना चाहिए, ना तो ज्यादा स्पीड में और ना ज्यादा स्लो। जब आप अपने लोगों के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं, पीपल ज्वाइन लीडर हु मेक देम फील अंडरस्टूड। लोग उनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं जो उनको ये फील कराते हैं कि मैंने तुम्हारी बात को समझा है। एंड फील, फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला एग्जैक्टली आपके इमोशनल कनेक्शन को और सॉलिडिफाइड करता है और सुदृढ़ बनाता है। यानी जब आप उसको बोलते हैं मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं, तो आप उसके पक्ष में चले गए और बोलते हैं मैं भी ऐसे सोचता था, आपने ये बात मना ली कि आप और वो एक ही नाव में सवार हैं। आपका जो बौद्धिक क्षमता है एग्जैक्टली वैसे है, चूंकि आप अचीवर हैं तो आप बिल्कुल उसी के पैटर्न पे काम कर रहे हैं। एंड देन आपने अपना वाला बताया कि किस तरीके से आपको गाइडेंस मिली थी। तो जहां पर आप लोगों को ये फील कराते हैं कि उनको अंडरस्टैंड किया जा चुका है, तो वहां पर लोग बेहतरीन कनेक्शन बनाते हैं। लिसन टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिप्लाई। इसलिए हमेशा जब सुनो तो अंडरस्टैंड करने के हिसाब से सुनो, समझने के हिसाब से सुनो। आज की डेट में लोग सुनते हैं और जब वो बोल रहा होता है तो इसके दिमाग के अंदर जवाब चल रहा होता है, मैं वो सुन नहीं रहा, ये खत्म करे तो मैं जवाब दूंगा, ये जवाब दूंगा। ये ऐसा नहीं, आपने अंडरस्टैंड करने के लिए सुनना है। टॉक अबाउट देयर ड्रीम्स, नॉट जस्ट योर बिजनेस। अपने अपने केवल बिजनेस के बारे में मत बात करो, पूछो उससे, उसकी वास्तविकता को दिखाओ कि भाई आज की डेट में हालात ये हैं, युद्ध जैसी खबरें आ रही हैं, कल को अगर 6 महीने का लॉकडाउन लग गया, ऐसा कुछ हुआ, तो क्या हमारे पास ऐसा है कि हम बैकअप की बात करें कि हमारे पास 6 8 महीने का बैकअप है? तो मुझे नहीं पता आपकी क्या स्थिति है, लेकिन मैं आज से 6 महीने पहले इस पोजीशन पे था जहां मेरे पास नहीं था। आज मेरे पास 6 महीने का बैकअप प्लान है। दैट मीन्स कि जो मेरे रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, जो मेरे फिक्स कॉस्ट हैं, जो मेरे हर महीने के खर्चे हैं, वो जो 6 महीने के खर्चे मेरे पास बैक एंड पे हैं कि इन केस कुछ ऐसी कैजुअलिटी है तो मैं अपने आप को प्रिपेयर कर चुका हूं। आपके बच्चों के लिए, आज आपकी गुड़िया 5 साल की है, 10 साल 15 साल बाद उसको एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, क्या आपके पास सुफिशियंट फंड उसके एजुकेशन के लिए ऐड हो रहा है? कोई प्लानिंग है आपकी उसको लेकर? आजकल बच्चों की पढ़ाई, मतलब इस लेवल की बातें आप करेंगे तो शायद वो आपसे बेहतरीन रिलेट कर पाएगा। शेयर रियल स्टोरी एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे बताइए। आप अपना तजुर्बा बताइए कि आप उससे बेहतरीन, मतलब उससे बुरी स्थिति कह सकते हैं जो वो सोचता है, जो टाइम उसके पास नहीं है, आपके पास भी नहीं था, पैसा उसके पास नहीं है, आपके पास नहीं था। तो आप अपना स्टोरी शेयर करें, आप उसके जानकारी की स्टोरी, उसकी टेस्टिमोनी शेयर करें, तो ये डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं एक बेहतरीन कनेक्शन बनाने में मदद करता है। लीडरशिप थ्रू ऑब्जेक्शंस, ये शुरुआत वाला पॉइंट है। लास्ट वाला पॉइंट भी मैं यहीं खत्म कर रहा हूं कि जिस दिन से आपने ऑब्जेक्शंस को ढंग से, शांत तरीके से हैंडल करना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी लीडरशिप शुरू हो जाती है। एवरी टाइम आपके सामने एक आया नया ऑब्जेक्शन आता है और आप उसको रिप्लाई करते हैं, यू बिकम
स्लाइटली मोर मेच्योर लीडर, आप थोड़ा सा और मेच्योर लीडर बन जाते हैं। और जब आप इसके आदी हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए वो एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस वाला लीडरशिप आपके अंदर जगता है। बिल्ड ट्रस्ट इंस्टेड ऑफ विनिंग आर्गुमेंट। अपने आपको धीरे धीरे जब आप ऑब्जेक्शन हैंडल करना शुरू करते हैं फील फेल्ट एंड फाउंड वाले पैटर्न पे, तो आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो कम हो जाता है। आपका जो आर्ग्यूमेंट करने का हम ह्यूमन है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन आप अब लीडरशिप जब आप ऑब्जेक्शंस को लगातार लगातार करते हैं तो आप ट्रस्ट बिल्डअप करना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि मैं कोई विनिंग आर्ग्यूमेंट करूं। यू सी योर प्रोजेक्ट इन डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव दैट अपडेट योर नॉलेज। आप जब आप अपने प्लान को, आप अपनी दही को खट्टा नहीं बोलेंगे, आप अपना हर आदमी को अपना बच्चा प्यारा लगता है। आप इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं तो उस प्रोजेक्ट में आपको अच्छा ही नजर आती है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक व्यक्ति आपको मिलता है, वो आपको दूसरे एंगल से ही प्रोजेक्ट बताता है, इसी प्रोजेक्ट की दूसरी साइड आपको नजर आती है, वो अच्छी हो सकती है, वो बुरी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो यहां पर आप जब ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना शुरू करते हैं तो आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, आपका अपडेट्स आपको मिलते हैं अलग अलग। लर्न टू अंडरस्टैंड पीपल इमोशनली। आप समझ पाते हैं लोगों को किस तरीके से इमोशनली अंडरस्टैंड करना है। तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। मैं सिर्फ आपको ये बोलूंगा कि अगर आपने एवरी ऑब्जेक्शन हैंडल्ड विद पेशेंस, बिल्ड ट्रस्ट, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड ग्रोथ, अगर एक ऑब्जेक्शन को तरीके से, शांत तरीके से, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ हैंडल किया जाए तो आप ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ तीनों चीजें बिल्ड करते हैं। तो यहां पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ बने रहे। अभी हमारे पास 172 लोग हैं और आप सभी लोगों ने यहाँ पर अपना पार्टिसिपेशन दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आज की जो ये सीख है ये डेफिनेटली कल आप फील्ड में इंप्लीमेंट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रात्रि शुभ हो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।